नमस्कार दोस्तों, आज जो है हम पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। ठीक, और ये चोल वंश का इतिहास जो है आपको कहाँ कहाँ दिखाई देता है, इसकी जानकारियाँ कहाँ पे है, हमें ये सारे चीज़ जो है हम एक एक करके यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो चोल वंश है या चोल शब्द का जो उल्लेख मिलता है, ये हमें आपको दो काल में मिला। एक तो मिला संगम काल में और दूसरा मिल रहा है आपके 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में। ठीक, तो जो संगम काल का चोल वंश है उसकी बात यहाँ नहीं हो रही है, ये हो रही है आपके 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जो चोल वंश फला फूला उसी के बारे में। ठीक, सबसे पहले देखिए कि चोल शब्द के बारे में या चोलों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। तो मेगास्थनीज की इंडिका में भी हमें चोल के बारे में जानकारी मिलती है और अशोक के अभिलेखों से भी हमें चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। आपको जाहिर सी पता है कि ये जो चोल वंश का जो इतिहास होगा ये कहाँ कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब एक चीज देखिए कि जो चोलों के बारे में कहा जाता है कि ये जो चोल थे, इन्होंने क्या किया कि 9वीं से 12वीं शताब्दी तक जिन क्षेत्रों में राज किया या जिन क्षेत्रों के बीच में इनकी शासन सत्ता रही वो कौन कौन से क्षेत्र थे। तो ये थे आपके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। ठीक है ना, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्रों में इन्होंने शासन किया। जो ये भारतीय राज्य थे, यहाँ पे इनका लंबे समय तक शासन रहा। कुछ समय के लिए ये श्रीलंका पर भी जाकर के अपना शासन किए, यहाँ तक कि देखेंगे कि दक्षिण पूर्व एशिया में भी जाकर के इन्होंने शासन किया, बंगाल तक भी ये आए। तो वो कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने इन सारी गतिविधियों को पैदा किया, वो एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जब ये दक्षिण में जब चोलों का शासन स्थापित हुआ, इससे पहले यहाँ की राजनीतिक स्थिति क्या थी। तो देखिए, इससे पहले यानी चोलों के शासन से पहले यहाँ पे राष्ट्रकूट, पल्लव, चालुक्य एवं पांड्यों का सत्ता था। ठीक, यहाँ पे कौन कौन शासन कर रहे थे? चालुक्य कर रहे थे, पांड्य कर रहे थे, पल्लव कर रहे थे। तो इनका जो है इन क्षेत्रों में शासन सत्ता पहले से स्थापित थी। हुआ क्या कि ये जो पल्लव हैं इन्हीं के सामंत हुआ करते थे। कौन? विजयालय। ये जो विजयालय है ये पल्लवों का सामंत हुआ करता था। और सामंत से अभिप्राय ये है कि ये जो फ्यूडल सिस्टम था उसी के तहत जो ये सामंतवादी व्यवस्था थी उसकी जो देख रेख करते थे उनको हम लोग क्या कहते थे? सामंत कहते थे। यानी एक तरह से कहिए कि उस क्षेत्र का ये जमींदार हुआ करते थे और इनको कुछ शासन सत्ता जो है इन पल्लवों के द्वारा सौंप दी जाती थी, जिससे कि ये अपने क्षेत्र में पुलिस प्रशासन हो या तमाम तरह की गतिविधियां, जैसे उत्तर भारत में सामंतवादी व्यवस्था को विस्तृत तरीके से बताया गया है, वैसे ही स्थिति जो है यहाँ पे भी थी। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया कि जो चोल थे ये किसके सामंत थे? तो चोल जो थे पल्लवों के सामंत थे। और यही विजयालय जो है, जो इसका सामंत था पल्लवों का, इसने ही क्या किया कि इस चोल वंश की स्थापना की। तो चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो यह है आपका विजयालय। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि इसने पांड्यों से तंजौर, जो तंजौर था इस पे किसका शासक था? पांड्यों का शासन था, पांड्य वंश का शासक था। इसने पांड्यों से तंजौर, जिसे तंजौर के नाम से भी जाना जाता है, छीन लिया और उरैर को अपनी राजधानी बनाई। तो विजयालय की राजधानी जो है क्या थी? यदि चोल वंश की ये नींव डालता है और अपनी राजधानी जो है उरैर को ये बनाया। ये चीजें जो है आपको क्लियर हो गई। और इसने एक उपाधि धारण किया जिसे परकेसरी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि परकेसरी की उपाधि किसने धारण किया? तो यही किया था विजयालय। प्रकेसरी नहीं, परकेसरी, क्योंकि प्रकेसरी भी एक आएगा आगे चल करके। ठीक, अब विजयालय के बाद शासक बनता है आदित्य प्रथम। ठीक, और आदित्य प्रथम की उपलब्धि यह है कि इसने
कोदंडराम की उपाधि धारण किया था। ये कोदंडराम की उपाधि धारण किया, परकेसरी की उपाधि धारण किया विजयालय, यह पल्लवों का सामंत था। दूसरा शासक महत्वपूर्ण जो आ रहा है, यह आदित्य प्रथम के बाद आएगा परांतक प्रथम। यह परांतक प्रथम जो है इसमें महत्वपूर्ण शासक आ रहा है और इसने उपाधि धारण की, क्या ये उपाधि धारण की मदुरै कुंड की, यानी इसने मदुरा पर विजय प्राप्त किया और उसके उपलक्ष्य में इसने मदुरै कुंड की उपाधि धारण की। देखिए राजनैतिक इतिहास जो चोलों का है, इसमें ज्यादातर आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन लोगों की उपाधियों से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इतने शासक हैं, इनके कार्य जो हैं, ये कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था से प्रश्न तो पूछे जाएंगे, लेकिन जो राजनैतिक व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर जो है इनके उपाधियों से, या इनके कुछ कार्य ऐसे हैं जो सांस्कृतिक कार्य है उससे आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। क्लियर। अब देखिए कि परांतक प्रथम के बाद जो है शासक बनता है गंडरादित्य। ये गंडरादित्य जो है शासक बना, लेकिन इसकी कोई खास ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसकी हम यहाँ पे चर्चा करें। ठीक। और इसके बाद आता है एक दूसरा शासक जिसे हम कहते हैं परांतक द्वितीय। ये परांतक द्वितीय, तो परांतक प्रथम के बाद परांतक द्वितीय की भी उपलब्धियां जो है ये देख लीजिए। सबसे पहले इसने उपाधि एक धारण की सुंदर चोल की, और ये जो है कई बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे वो आपके पीसीएस का प्रश्न हो या आईएएस में प्रश्न हो या टीजीटी पीजीटी में, कि सुंदर चोल की उपाधि जो है किसने धारण की थी। तो सुंदर चोल की उपाधि धारण किया था कौन? परांतक द्वितीय। ये प्रश्न याद रखिएगा आप लोग। आगे कह रहा है कि पांड्य शासक वीर पांड्य को चेबूर के मैदान में हराया था। तो चेबूर का मैदान कहाँ है, ये क्लियर हो गया ये प्रश्न कि चेबूर का मैदान, और चेबूर के मैदान में ही परांतक द्वितीय ने पांड्य शासक को हराया था। ठीक। और उसी के उपलक्ष्य में इसने सुंदर चोल की उपाधि धारण किया था। अब देखिए राजराज प्रथम, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण इस समय का जो शासक आ रहा है, ये है राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम जो है इसने कई सारे कार्य किए। सबसे पहले इसने कुछ विशेष उपाधियां धारण की। ये कौन कौन सी उपाधि धारण किया? इसने राजराज की उपाधि धारण की, यानी राजराज प्रथम जो है राजराज की उपाधि धारण किया। शिव पादेश्वर की उपाधि धारण किया, शिव पादेश्वर की उपाधि धारण किया। मुमांड चोल मंडलम की उपाधि धारण किया। पोल नरुआ की उपाधि धारण किया। और इसने जो है एक मंदिर की स्थापना करवाया, इसने एक शिव मंदिर की स्थापना कराया, जिसे बृहदेश्वर का मंदिर या राजराजेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है। तो आपसे यह प्रश्न तो आप रट जाइए कि बृहदेश्वर का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये राजराज प्रथम ने करवाया। इसे ही राजराजेश्वर का मंदिर भी कहा जाता है या बृहदेश्वर का मंदिर कहा जाता है। 20 बार प्रश्न उठा करके आपसे पूछा गया है। चलिए अब हम चलते हैं, जो राजराज प्रथम का लड़का था राजेंद्र प्रथम, ये एक तरह से चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक था। राजेंद्र प्रथम जो था ये सबसे प्रतापी शासक था। इसने जो उपाधि धारण की गंगैकोंड चोल की उपाधि ये तब धारण किया जब इसने गंगा नदी पर क्या किया कि गंगा नदी को पार करके बंगाल पर अपना अधिकार किया। तो जब बंगाल पर अधिकार किया तो इसने एक उपाधि धारण किया जिसे गंगैकोंड चोल के नाम से जाना जाता है। इसने कावेरी नदी के तट पर अपनी राजधानी का निर्माण करवाया, जिसे गंगैकोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है। तो दो चीज, एक तो गंगा नदी के पार यानी बंगाल पर जाकर के इसने आक्रमण किया और वहां पे विजय प्राप्त किया, और उसके उपलक्ष्य में इसने कावेरी नदी के तट पर अपनी एक नई राजधानी बसाया, जिसे कि गंगैकोंड चोलपुरम के नाम से जाना जाता है। इसने वीर राजेंद्र की उपाधि भी धारण की थी। क्या धारण किया था?
ये वीर राजेंद्र की उपाधि भी धारण किया था। और एक प्रश्न एक बार पूछा गया है, ये आईएएस में ही प्रश्न एक बार आया है कि चोल झील का निर्माण किसने करवाया था। तो चोल झील का निर्माण जो है यही करता है कौन, ये आपके राजेंद्र प्रथम। और ये जो चोल झील कहा गया, किसको चोल झील कहा गया, तो इसने बंगाल की खाड़ी को ही चोल झील के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो दूसरे तरह से प्रश्न पूछ दिया जाए, एक तो बोला कि चोल झील का निर्माण किसने करवाया, राजेंद्र प्रथम, और दूसरा प्रश्न इसी को पलट करके पूछ दिया जाए कि बंगाल की खाड़ी को चोल झील के रूप में किसने कन्वर्ट कर दिया, तो यही किया है राजेंद्र प्रथम। और बंगाल की खाड़ी को चोल झील में कन्वर्ट करने से अभिप्राय क्या है कि देखिए इसने क्या किया कि श्रीलंका पे, जैसे कि ये राजराज जो प्रथम है, इसने श्रीलंका के उत्तरी क्षेत्रों पर आक्रमण करके उसके उत्तरी भाग को ये क्या किया था, विजय प्राप्त किया था। लेकिन जब राजेंद्र प्रथम आया तो इसने क्या किया कि संपूर्ण श्रीलंका को विजित कर लिया, और जो उसकी राजधानी थी अनुराधापुर, उस पर भी ये अधिकार कर लिया। ठीक है ना, तो ये चीजें जान जाइए। और ये क्या किया कि आपके बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो देश थे, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, इन देशों में जा करके भी इसने क्या किया कि अपनी सेनाएं भेज करके इनके ऊपर हमला किया, इनके अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। इसीलिए कहा जाता है कि इसने पूरी बंगाल की खाड़ी को एक चोल झील के रूप में कन्वर्ट कर दिया, जब चाहता था जिसे जाकर के हरा करके आसानी से चला आता था। अब चलिए राजेंद्र प्रथम के बाद जो है ये आता है राजाधिराज प्रथम। कौन आया, राजाधिराज प्रथम। और इसने उपाधि धारण की वीर राजेंद्र की, इसने भी उपाधि धारण की किसकी, ये वीर राजेंद्र की उपाधि धारण किया राजाधिराज प्रथम। अब आता है दूसरा राजेंद्र द्वितीय। राजेंद्र द्वितीय जो है युद्ध क्षेत्र में राज्याभिषेक किया। क्यों, क्योंकि ये जो राजाधिराज था इसका युद्ध क्षेत्र में ही क्या हो गया था, देहांत हो गया। अब ऐसी स्थिति में राजेंद्र द्वितीय जो है इसका भाई है, ये क्या करता है कि युद्ध क्षेत्र में ही अपना राज्याभिषेक करा करके और युद्ध का संचालन शुरू करता है। और प्रकेसरी, जैसे ये परकेसरी, तो ये है प्रकेसरी की उपाधि धारण करता है। तो आपसे पूछा जाए कि पर केसरी की उपाधि धारण कौन करता है, तो विजयालय। और प्रकेसरी की उपाधि धारण कौन करता है, तो यह है राजेंद्र द्वितीय। क्लियर। अब चलिए हम चलते हैं, एक तीसरा शासक आता है वीर राजेंद्र। इसमें वीर राजेंद्र जो है उपाधि धारण करता है राजकेसरी की। ये किसकी उपाधि धारण किया, राजकेसरी की। और इसने चालुक्यों को पराजित किया। कौन, वीर राजेंद्र जो है, क्योंकि ये चालुक्यों के युद्ध में ही ये मारा गया था और उसी में ये राज्याभिषेक करवाया था। तो इसने क्या किया कि चालुक्यों को हराया और हरा करके तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है एक विजय स्तंभ लगवाया। क्या किया, एक विजय स्तंभ लगवाया। क्योंकि इसी युद्ध में जो यहाँ का शासक था, चालुक्यों का शासक सोमेश्वर था, इसने ललकारा तो था वीर राजेंद्र को, लेकिन अपना स्वास्थ्य खराब होने के कारण जो है वह युद्ध में सम्मिलित ही नहीं हो पाया। और ऐसी स्थिति में उसकी सेना को पराजय का मुंह देखना पड़ा। और जब पराजय का मुंह देखना पड़ा तो वह अपमान को झेल नहीं पाया और इस प्रकार से तुंगभद्रा नदी में डुबकी लगा करके आत्महत्या कर लिया, उस अपमान से लज्जित होकर के। और उसी के उपलक्ष्य में वीर राजेंद्र ने जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे एक विजय स्तंभ की स्थापना किया। यह चीज जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अधिराजेंद्र के बाद। शासक आता है अधिराजेंद्र, और अधिराजेंद्र के बाद आया कोलोतुंग प्रथम। कौन आया, कोलोतुंग प्रथम। और कोलोतुंग प्रथम का जो विवाह हुआ था ये चालुक्य वंश में हुआ। और चालुक्य और चोल, जब यहां से जो ये कन्वर्ट हुआ तो ये चोल और चालुक्यों का एक तरह से ये कहिए कि यहां से मिश्रण शुरू हो जाता है। और यही चालुक्य यानी कोलोतुंग प्रथम जो है 92 व्यापारियों का एक दल चीन भेजा।
तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा चोल शासक था जिसने एक व्यापारी दल चीन में भेजा। तो यही कुलोत्तुंग प्रथम है जिसने कि 92 व्यापारियों का दल जो है चीन में भेजा था। कटायकंड चोल, इसने कई सारी उपाधियां धारण की थी। तो ये क्या था? कटायकंड चोल, मलय नूड चोल, ठीक है ना। ये कुछ नाम जो हैं ये समझ लीजिए कि ये तमिल नाम है, तो इसी तरह के इनके नाम भी हैं। तो कटायकंड चोल, मलय नूड चोल की उपाधि धारण किया। इसे सुगमतवर्ती, सुगमतवर्ती का मतलब होता है कि जो करों को हटाता हो, यानी इसने करों को हटाया, अपने किसानों को कर से राहत दिया, इसलिए इसे सुगमतवर्ती के नाम से भी जाना गया। और इसका मतलब है जो करों को हटाता है। अब देखिए जो इसके उत्तराधिकारी आए, इसके उत्तराधिकारियों में है विक्रम चोल। कौन आया? ये आया विक्रम चोल। और विक्रम चोल जो है उपाधि धारण किया अकलक, अकलक की उपाधि धारण किया। लेकिन जो सबसे इसकी महत्वपूर्ण उपाधि है, ये चीज जो है रट जाइएगा, त्याग समुद्र। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि त्याग समुद्र की उपाधि किसने धारण किया था? तो यही धारण किया था विक्रम चोल ने। यानी विक्रम चोल जो है ये त्याग समुद्र की उपाधि धारण किया था। ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसे ध्यान रखिए। कुलोत्तुंग द्वितीय, कुलोत्तुंग द्वितीय जो है इसने, ये देखिए कुलोत्तुंग द्वितीय के बारे में ये कहा जाता है कि ये घोर शैववादी था, यानी ये कट्टर शैव उपासक था। ऐसे चोल जो थे ये सभी शैव उपासक ही थे। लेकिन जो है ये कुलोत्तुंग द्वितीय है, ये घोर शैव उपासक है। और इस घोर शैव उपासना में ये क्या किया कि यहाँ पे जो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे इनको इसने प्रताड़ित भी किया। वैष्णव धर्म के साथ साथ इसके अन्य अनुयायी जैसे जैनियों को भी इसने प्रताड़ित किया। लेकिन यहाँ पे वैष्णव धर्म से संबंधित गोविंद राज की मूर्ति थी, उसको इसने क्या किया, उखड़वा करके और ले जाकर के समुद्र में फेंकवा दिया था। ठीक है ना। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है कि वह कौन सा शासक था जिसने भगवान विष्णु की मूर्ति यानी गोविंद राज की मूर्ति को उखाड़ करके फेंकवा दिया था। कहां पे? समुद्र में। तो यही है कुलोत्तुंग द्वितीय। और क्यों तो आप समझ ही गए होंगे। अब राजराज द्वितीय, राजराज द्वितीय की कोई खास उपलब्धि नहीं है। और अगला शासक है राजाधिराज द्वितीय। ठीक इसी तरह से अगला शासक आता है कुलोत्तुंग तृतीय। और यह जो है चोल वंश का अंतिम महान शासक है जिसके बारे में 2-4 शब्द जो है लिखे जाते हैं। तो ये कौन है? कुलोत्तुंग द्वितीय। कुलोत्तुंग द्वितीय के बाद आता है राजराज तृतीय। और राजराज तृतीय को ही यादवों की एक सेना जो है इनको पराजित की थी। जो यादव सामंत थे वहां इन्होंने इनको क्या किया था? पराजित किया था। और इसके बाद जो इसका अंतिम शासक हुआ यह हुआ राजेंद्र तृतीय। राजेंद्र तृतीय जो है ये क्या है कि चोल वंश का अंतिम शासक है। तो देखिए हम लोग शुरू किए थे कहां से कि विजयालय से चले, और विजयालय से चलते चलते हमने एक एक राजाओं के बारे में देखा और कहां पहुंच गए? राजेंद्र तृतीय के बारे में। तो जो इनकी उपलब्धियां हैं, जो इनकी उपाधियां हैं, इसको हमने क्या किया कि आप लोगों को क्लियर कराया। जब हम इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे तो इसके प्रशासनिक, इसके आर्थिक, इसके सांस्कृतिक क्षेत्रों को अलग अलग करके एक एक चीज को हम यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। देखिए दूसरी बात यह है कि चोलों के कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जैसे इनका केंद्रीय प्रशासन और चोलों का स्थानीय स्वशासन बड़ा ही फेमस रहा है। और यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है, मेंस में भी आपसे प्रश्न पूछ दिया जाता है कि चोलों के केंद्रीय प्रशासन का वर्णन करते हुए उनके स्थानीय प्रशासन पे प्रकाश डालिए। तो ये सब चीज, इनके स्थानीय प्रशासन कैसे थे, इनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य स्रोत क्या थे, ये सारे मुद्दे जो है हम एक एक करके क्लियर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करिएगा, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो लेकर के आए आपका नोटिफिकेशन मिल जाए। इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।